नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, फरवरी 2023 का जो करंट अफेयर था मंथली पार्ट 2 ये आ चुका है आपके लिए। और पार्ट 2 में हम लोग 15 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक के करंट अफेयर को कवर करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो, पूरा वीडियो आपको एंड तक देखनी है। और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं, उससे जो भी रिलेटेड डिटेल्स बन सकती हैं, ये सब मैं आपका कवर कराने वाला हूँ। ध्यान रखिएगा, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जा करके देख लीजिए। और प्लेलिस्ट का भी लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप सभी वीडियोज को देख सकते हैं एक साथ। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और इसकी क्विज भी मिल जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लगेगा। आपको एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, एमजेटी ऐप पर जाना है और वहां पर आपको फ्री क्विज और पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। तो आप जाकर के किसी भी महीने का, किसी भी सप्ताह का या किसी भी दिन का वीडियो, पीडीएफ फाइल, क्विज वगैरह सब पा सकते हो बिल्कुल फ्री में। ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी मैं भेज देता हूं, तो आप वहां से भी प्राप्त कर सकते हो। पिछले वीडियोस के पीडीएफ फाइल और वगैरह चीजें मिल जाएंगी यहाँ पर। एमजेटी एजुकेशन जाकर के टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है। चलिए तो शुरू करते हैं। अब 59वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे, क्योंकि अभी तक पिछले हम लोग 58 क्वेश्चन तो कवर कर लिए थे। हाल ही में आरसीबी ने किसे डब्ल्यूपीएल में महिला टीम का मेंटर बनाया? देखो, अब डब्ल्यूपीएल शुरू की गई है। डब्ल्यूपीएल बोले तो विमेन्स प्रीमियर लीग, जैसे आईपीएल होता था ना, इंडियन प्रीमियर लीग, वो पुरुष खिलाड़ियों के लिए था। अब महिला क्रिकेटर्स के लिए डब्ल्यूपीएल शुरू किया गया और इसमें भी खिलाड़ियों का ऑक्शन हुआ। और इसमें मैंने आपको बताया था कि स्मृति मंधाना जो है सबसे ज्यादा महंगी खिलाड़ी ये बनकर के उभरी हैं और इनको आरसीबी ने ही खरीदा है। ठीक है। और आरसीबी ने ही अभी महिला टीम का अपने मेंटर बनाया है। किसे? सानिया मिर्जा को। सानिया मिर्जा आपको पता है ये टेनिस की खिलाड़ी हैं, टेनिस की बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं, लेकिन अभी हाल ही में इन्होंने रिटायरमेंट लिया है, संन्यास की घोषणा करी हुई है। तो अब ये डब्ल्यूपीएल में महिला टीम की मेंटर होंगी आरसीबी की तरफ से। ठीक है। आरसीबी टीम वहां पर भी है, आईपीएल में भी है और डब्ल्यूपीएल में भी है। ठीक है। तो यहां पर आप आर्टिकल दे पाओगे रेफरेंस के लिए, मेंटर टू आरसीबी टीम इन विमेंस प्रीमियर लीग। तो स्मृति मंधाना सबसे महंगे दाम 3.4 करोड़ में खरीदी गई हैं। और ये आप याद रखेंगे, पुरुष में पूछा जाएगा तो सैम करन सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं, सैम करन। ठीक है। 18.5 करोड़ में उनको खरीदा है पंजाब किंग्स ने खरीदा है उनको। ठीक है। अगला देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने अवैध खनन को रोकने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में खनन प्रहरी ऐप लॉन्च किया है, अवैध खनन को रोकने के लिए। जो इलीगल माइनिंग्स होती है ना, उनको रोकने के लिए इन्होंने ऐप लॉन्च किया है भारत सरकार ने, खनन प्रहरी मोबाइल ऐप। ठीक है। और इसे कोल माइनिंग सर्विलांस और मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू लॉन्च किया गया है। और इससे ट्रैक किया जा सकेगा कहाँ पर कितना अनधिकृत कोयला की खनन चल रहा है, या फिर उसको वो कहाँ पर ले जाया जा रहा है, पहुंच रहा है कि नहीं सही स्थान पर। कुल मिलाकर के आप समझो कि इनको ट्रैक करने और ये जिससे अवैध खनन रोकने के लिए ये लॉन्च किया गया है। प्रहलाद जोशी जी केंद्रीय कोयला मंत्री हैं। अगला, हाल ही में रांची नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में अक्षदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी ने कौन कौन सा मेडल जीता? तो अभी रांची नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप हुआ, इसमें इन दोनों ने जीता है गोल्ड मेडल। तो यहाँ पर गोल्ड लगा देंगे। अक्षदीप सिंह ने पुरुष वर्ग में और प्रियंका गोस्वामी ने महिला वर्ग में जीता हुआ है गोल्ड मेडल। ठीक है। ये पद यात्रा थी, ये कहे कि पद चाल एक कंपटीशन होता है, वो था 20 किलोमीटर का था रेस वॉक, और इसमें इन्होंने गोल्ड जीता हुआ है 20 किलोमीटर की स्पर्धा में। ठीक है। और एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बना दिया है अक्षदीप सिंह ने। अगला, हाल ही में मिस्र के राष्ट्रपति ने किस आईआईटी संस्थान के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एमजीओबी अवार्ड दिया? तो मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी, जो कि आए हुए थे अभी गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि बनकर के 26 जनवरी पर। ठीक है। उन्होंने अभी आईआईटी इंदौर के 2 छात्रों को सम्मानित किया है ग्लोबल बेस्ट एमजीओवी अवार्ड देकर के। यहाँ पर आप देख पाओगे इजिप्टियन प्रेसिडेंट बेस्टो ग्लोबल बेस्ट एमजीओवी अवार्ड अभी किसे दिया गया है? तो इन दोनों जो आईआईटियंस हैं, इनका नाम है नियति तोतला और नील कल्पेश कुमार पारेख। इन दोनों को दिया गया है। इन दोनों ने ब्लॉकबिल नाम से एक ऐप बनाया है, और ये जो ऐप है ये ब्लॉकचेन बेस्ड है, रसीद जनरेट करता है। ब्लॉकचेन बेस्ड जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसकी डिजिटल रसीदें ये बनाता है। ठीक है। तो 1 मिलियन अमीरात दिरहम का ये पुरस्कार था, इनको दिया गया। अगला, फीफा ने 2026 में कहां पर फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन करने की घोषणा की? तो फीफा ने दोस्तों अनाउंस किया है कि 2026 वाला वर्ल्ड कप अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। यानी उपरोक्त तीनों ऑप्शन आप लगा देंगे।
ये यहाँ पर होगा। वैसे तो मैं आपको बहुत बार बता भी चुका हूँ, हमारे जो स्टूडेंट होंगे पुराने उनको तो अच्छे से याद भी हो गया होगा। ये तीनों जो होंगे अगली बार होस्ट करेंगे फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप अभी रिसेंटली 2022 में हुआ, अभी पिछले महीने, ठीक है, मतलब दिसंबर में हुआ था फीफा वर्ल्ड कप। और उसको जीता था किसने? अर्जेंटीना ने। कहां पर हुआ था? कतर में हुआ था। अर्जेंटीना जीता यानी विनर रहा। और आयोजन कहां पर हुआ था? कतर में हुआ था, ठीक है ना। किसको हरा करके अर्जेंटीना जीता? फ्रांस को हरा करके जीता। अर्जेंटीना का ये तीसरा खिताब था। फ्रांस अगर जीता होता तो उसका भी तीसरा ही होता। पिछली बार फ्रांस जीता था, इस बार अर्जेंटीना ने जीता है। अर्जेंटीना के कैप्टन कौन थे? लियोनल मेसी। लियोनल मेसी, याद रखिएगा इनका नाम, क्योंकि ये अभी सबसे महंगे खिलाड़ी या कहीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बनकर के ही उभरे हुए हैं। फीफा की बात करते हैं। फीफा बोले तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये होता है इसका फुल फॉर्म। 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना इसकी हुई थी पेरिस में। पेरिस कहाँ पड़ता है? फ्रांस में। लेकिन इसका हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे ज्यूरिख में हेडक्वार्टर। कहां पर है? ज्यूरिख में, स्विट्जरलैंड में। और अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। क्लियर? तो यहां पर इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि अगला वाला कहां पर होगा? यूएस, कनाडा और मैक्सिको में। और एक चीज और होगा खास बात कि 48 टीमें अगली बार भाग लेंगी, जो कि एक नया रिकॉर्ड होगा इतनी टीमों का, ठीक है। 48 टीमें एक साथ एक टूर्नामेंट खेलेंगी। तो बाकी चीजें मैंने आपको बता दिया है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्री ने आईडेक्स इन्वेस्टर हब यानी कि आईडेक्स इन्वेस्टर हब का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। आईडेक्स देखो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, आईडेक्स इन्वेस्टर हब। ये 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, इन्वेस्टमेंट या कहीं अट्रैक्ट करने के लिए ये था। डिफेंस मिनिस्टर ने इसे लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। इसके तहत 200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंजेस के माध्यम से भारत सरकार का लक्ष्य है कि भारत जो है वो डिफेंस सेक्टर में नए नए स्टार्टअप को इनवाइट करे, लेकिन खास करके वो स्टार्टअप हो भारतीय, जिससे आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिले, ठीक है। अगला, हाल ही में किस बैंक के चीफ डेविड मलपास ने इस्तीफा दिया? तो डेविड मलपास दोस्तों ये वर्ल्ड बैंक के थे हेड, और इन्होंने 1 साल पहले ही, अपना कार्यकाल पूरा होने के 1 साल पहले ही दे दिया है इस्तीफा। वर्ल्ड बैंक तो आप जानते हो बहुत बड़ी संस्था है, तो इसके जो चीफ हैं ये इस्तीफा दिए हैं, तो क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। डेविड मलपास थे, ये स्टेप डाउन अर्ली कर लिए, यानी कि 1 साल पहले ही अपना ये इस्तीफा सौंप दिए हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। आगे, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी अनुमान के अनुसार एशिया कब तक विश्व की आधी बिजली खपत कर लेगा? तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो IEA नाम की एक संस्था है, उसने एक रिपोर्ट जारी की है और इसने बताया है कि वर्ष 2025 तक ना एशिया जो है ये विश्व की आधी बिजली की खपत अकेले करेगा। मतलब 5 कॉन्टिनेंट हैं और इसमें एशिया कॉन्टिनेंट जो है ना वो दुनिया भर का बाकी का जितना होगा उतना अकेले कर लेगा खर्च, ठीक है, 2025 तक में ही। यहाँ पर देखिए ये रिपोर्ट हुआ है और इस रिपोर्ट में और भी चीजें खुलासा की गई हैं। जैसे इसमें यह बताया गया है कि बिजली खर्च करने के मामले में चाइना सबसे ऊपर है। चाइना अकेले 33% बिजली खर्च करता है एशिया, जो कि अमेरिका, यूरोप, भारत इन सब से ज्यादा है। क्लियर? आगे देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया? तो द्रौपदी मुर्मू जी ने कटक में, कटक जो कि पड़ता है उड़ीसा में, वहां पर भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया, जिसका ये दूसरा संस्करण था। भारतीय चावल कांग्रेस एक समारोह था और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने वहां जाकर के इसका उद्घाटन किया है, विद्याधरपुर, कटक, उड़ीसा में। का चावल के बारे में विटामिन क्या पाए जाते हैं, इसका महत्व क्या है, कैसे खाद्य पदार्थ के रूप में ये लोग यूज करते हैं, उनमें कैसे पोषक तत्वों को, मतलब इससे क्या पोषक तत्व प्राप्त किए जा सकते हैं, क्या अच्छी क्वालिटी होगा, ये सब चीजें के लिए ये था। फिलहाल राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये कटक में ही है और अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो ये मनीला, फिलीपींस में है। वैसे फिलीपींस ही जो है ये तो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र या कहें कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ही। साथ ही साथ ये गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला भी पहला देश बना था। गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला भी पहला देश फिलीपींस ही है, ये भी याद रखेंगे आप। अगला, IQ एयर द्वारा जारी एयर ट्रैकिंग इंडेक्स के अनुसार दुनिया का दूसरा प्रदूषित शहर कौन बना? तो दुनिया का दूसरा प्रदूषित शहर है मुंबई। मुंबई ने दिल्ली को पीछे छोड़ दिया है प्रदूषण के मामले में। मुंबई अब सबसे प्रदूषित शहर है भारत का और दुनिया में दूसरा है।
दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर आज के टाइम पर है लाहौर। ठीक है, यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे द इंडियन एक्सप्रेस का, मुंबई सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। ये IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार है। दुनिया के सबसे 3 प्रदूषित शहर में लाहौर है, दूसरे पे मुंबई है, तीसरे पे है अफगानिस्तान का काबुल। ठीक है, और वहीं जो दिल्ली है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, टॉप 10 के बाहर हो गया लिस्ट से, पहले भारत में टॉप पर हुआ करता था। आगे, भारत की स्वदेशी ब्लैक बॉक्स को DGCA की मंजूरी मिली है। इसे किस कंपनी ने बनाया है? देखो ब्लैक बॉक्स क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से आपको डेली करंट अफेयर में बताया ही गया था। फिर से मोटा मोटा मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब भी कोई जो प्लेन होता है, वायुयान होता है ना, या फाइटर जेट होता है, जब भी कोई क्रैश होता है तो ब्लैक बॉक्स ढूंढा जाता है ना, ढूंढा जाता है ना, सुने हो ना कि ब्लैक बॉक्स नहीं मिल रहा है। तो वो ब्लैक बॉक्स एक्चुअली में एक ऐसा बॉक्स होता है, एक ऐसा बॉक्स, एक बक्सा होता है जिसके अंदर एक डिवाइस रखी गई थी, और वो डिवाइस जो होती है बेसिकली रिकॉर्डिंग डिवाइस होती है। वो रिकॉर्डिंग डिवाइस सारा डेटा, सारा सब कुछ, पायलट की बातें और जो एनालिसिस रिपोर्ट वहां की चीजें हैं उसको रिकॉर्ड करती रहती है। जब भी एक्सीडेंट होता है, किसी वजह से क्रैश होता है, तो वो चीजें वहां पर रिकॉर्ड हुई रहती हैं, और उसको बॉक्स को इतना ज्यादा टेम्परेचर, इतना ज्यादा प्रकार से उस पर ठोकर या प्रेशर सब दबा के बनाया जाता है कि वो कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता है धमाकों वगैरह से। इस प्रकार से वो बॉक्स बनाया गया रहता है। ठीक है, तो फिर उसी से सब चीजें पता लगती हैं। ये बॉक्स अभी तक भारत नहीं बना रहा था, लेकिन भारत का स्वदेशी ब्लैक बॉक्स अभी हाल ही में HAL ने बना दिया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। तो इसको DGCI के द्वारा मंजूरी भी मिल गई है। DGCI क्या होता है? DGCI दोस्तों वो संस्था है जो भारत में सिविल एविएशन को डायरेक्टरेट करती है, इसीलिए इसका नाम है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, तो ब्लैक बॉक्स जो होगा ये नारंगी रंग का होता है, ये भी एक फैक्ट है, इसको आप याद रखिएगा। ब्लैक बॉक्स नाम है लेकिन कलर इसका नारंगी है। मैंने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे में पूछा भी था ये। अगला, हाल ही में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में एंजेला मार्केल, जो कि जर्मनी की एक टाइम पर ये चांसलर भी रही थी, बहुत लंबे समय तक रही थी, इनको अभी यूनेस्को पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है, यहाँ पर आप देख पाएंगे। और एक टाइम पर ये दुनिया की सबसे पावरफुल लेडी की जब लिस्ट आया करती थी उसमें टॉप पर हुआ करती थी। फिलहाल यूनेस्को पीस प्राइज से इन्हें सम्मानित किया गया है। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि 2015 में ये जब चांसलर हुआ करती थी जर्मनी की, उस टाइम पर सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, इरिट्रिया, वहां से 1.2 मिलियन से ज्यादा शरणार्थी इनके देश में आए थे और इन्होंने इनका स्वागत किया था। तो आइवरी कोस्ट में इनको ये अवार्ड दिया गया, क्योंकि यूनेस्को शांति पुरस्कार आइवरी कोस्ट में ही दिया जाता है, क्योंकि आइवरी कोस्ट के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर ही दिया जाता है। ठीक है, तो 1989 से ये पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, और ये उन व्यक्तियों, संगठनों या संस्थानों को दिया जाता है जो दुनिया में शांति को बढ़ावा देते हैं। अच्छा, एक चीज और दोस्तों, स्टैटिक जीके में आप लोग को होती थी प्रॉब्लम। देखो ऑर्डिनरी एक जीके होता है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इकोनॉमी ये सब पढ़ते हैं लोग। एक होता है करंट अफेयर जो कि आप हमसे पढ़ते हैं। एक बचता है टॉपिक आपका स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके में बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको पढ़नी होती हैं, लेकिन उसका कंटेंट मिल नहीं पाता एक जगह पर। तो इसके लिए आपके लिए ये ई बुक लाई गई है, स्टैटिक जीके का राफेल जेट। ये हिंदी वाले बच्चों के लिए हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए इंग्लिश में अवेलेबल है। ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर है, इसमें प्रैक्टिस सेट है। तो इस ई बुक से आपको ये एक तो नंबर तो ये अंदाजा लग जाएगा कि इसमें है क्या क्या चीजें और आपको पढ़ना कितना है। ठीक है, बहुत बार तो ये नहीं मालूम रहता है कि क्या क्या पढ़ें, ठीक है, कितना पढ़ें। तो आपको इसमें ये पता लग जाएगा कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और सिर्फ क्या पढ़ना है। ये ई बुक आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन MZT ऐप पर, या फिर इन नंबर पर व्हाट्सएप करके आप UPI के माध्यम से भी व्हाट्सएप पर ही मंगा सकते हैं ई बुक। ठीक है, ध्यान रखिए ये ई बुक है, ठीक है, बुक नहीं है ये। इसमें चैप्टर बाय चैप्टर एनिमेशन के साथ, इमेजेस के साथ दिया गया है, जिससे आपको याद रखने में भी चीजें आसान हो जाएंगी। फिलहाल आगे देखते हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति का रंग भेंट किया? तो गृह मंत्री अमित शाह ने अभी प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान से सम्मानित किया है हरियाणा की पुलिस को। हरियाणा की पुलिस उन 10 राज्यों की पुलिस में शामिल हो गई है अब, जिनको ये ऑलरेडी मिल चुका है। तो हरियाणा को भी मिल चुका है अब। बाकी के 9 में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, त्रिपुरा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और असम की पुलिस को ऑलरेडी ये मिल चुका है। द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा उनके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया, लेकिन भेंट किसने किया? गृह मंत्री ने। तो ये होता है अक्सर, मतलब कि राष्ट्रपति का रंग मतलब प्रेसिडेंट कलर का पुरस्कार होता है, लेकिन वो देने कौन जाता है? गृह मंत्री। आगे,
हाल ही में किसने फार्मूला ई प्रिक्स 2023 जीता? देखो ये फार्मूला ई प्रिक्स 2023 जो हुआ था हैदराबाद में ना, ये है इंपॉर्टेंट, क्योंकि हैदराबाद में हुआ भारत में पहली बार। और जब ये हैदराबाद में भारत में पहली बार रेस हुई तो इस वजह से न्यूज में भी आए थे, उसको मैंने कवर कराया था। इसको जीत लिया है दोस्तों किसने? जीन एरिक ने। किसने? जीन एरिक ने। यहाँ पर आप देख पाओगे वर्गेन विंस हैदराबाद ई प्रिक्स। एक्चुअली में जीन एरिक का ही पूरा नाम वर्गेन है, तो इनका नाम देख करके आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर आप देख पाओगे जीन एरिक वर्गेन, ये इनका पूरा नाम है, ठीक है, जीन एरिक वर्गेन। तो इन्होंने हैदराबाद फार्मूला ई प्रिक्स जीत लिया है। भारत पहली बार फार्मूला ई रेस की मेजबानी किया था, ठीक है। हालांकि ये इस सीजन की चौथी रेस है, इससे पहले मैक्सिको और सऊदी अरबिया वगैरह में हो चुकी है। इस सीजन में अभी और भी बहुत सारी रेसेज होने वाली है। जैसे ये फार्मूला ई प्रिक्स है, ऐसे ही फार्मूला 1 होता है। फार्मूला 1 तो आप सुने ही हो, वो सबसे बड़ा होता है, टॉप लेवल का, ठीक। अगला, हाल ही में किस कंपनी ने सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत के पहले ड्रोन का प्रदर्शन किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में गरुणा एयरोस्पेस ने ना, जो एयरो शो चल रहा था इंडिया का बेंगलुरु में, ध्यान रखिएगा बेंगलुरु में हुआ एयरो शो, पिछली वीडियो में मैंने आपको कवर कराया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर तरह तरह की कंपनियां आई, भारत और दुनिया भर की बहुत सारी कंपनियां आई, जिन्होंने अपने अपने एविएशन सेक्टर में जो भी नए नए डेवलपमेंट हुए हैं, जो भी नए नए खोजे हुए हैं, उनको शो किया। उसी तर्ज पर गरुणा एयरोस्पेस ने एक ड्रोन प्रदर्शित किया जो कि चलता है सोलर एनर्जी से। ये भारत का ऐसा पहला ड्रोन था जो सोलर एनर्जी से चलता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप देख पाओगे, इनका नाम रखा गया है सूरज, ठीक है, सूरज, सोलर एनर्जी से चलता भी है और सूरज नाम भी रखा है। वैसे आपको याद हो कुछ दिन पहले गरुणा एयरोस्पेस के बारे में ही मैंने आपको बताया था कि इसने ड्रोनी नाम से एक ड्रोन लॉन्च किया, और ड्रोनी नाम से लॉन्च करने के बाद इसको MS धोनी को ब्रांड एम्बेसडर भी इसने बना दिया, ठीक है। धोनी ने ये ब्रांड एम्बेसडर धोनी बने हैं ड्रोनी के, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये 12वां संस्करण था विश्व हिंदी सम्मेलन का, और ये आयोजित हुआ फिजी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी तो लगातार चर्चे में है ही, लेकिन जब 2-4 महीने 5 महीने बीत जाएंगे ना, तब एग्जामिनर जान चुका होगा कि आप लोग भूल गए होंगे, इसलिए इसको पूछेगा जरूर। ध्यान रखिएगा, विश्व हिंदी सम्मेलन पहला वाला कहाँ पर हुआ था? पहला हुआ था नागपुर में, नागपुर में हुआ था ना। और नागपुर में कब हुआ था? 10 जनवरी 1975 को। और उसी की याद में तो 10 जनवरी को हम लोग मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। याद आया कुछ? याद सब रहता है आपको, बस भूल जाते हो। विश्व हिंदी दिवस, क्योंकि पहला नागपुर सम्मेलन में, नागपुर में ही पहला सम्मेलन हुआ था विश्व हिंदी सम्मेलन, जब इंदिरा गांधी के जी का टाइम था और उन्होंने अनाउंस किया था। फिलहाल विश्व हिंदी दिवस कब से मनाया जाना शुरू हुआ? तो ये 2006 से शुरू हुआ था। यहाँ पर हम लोग फिजी की बात करेंगे। फिजी में ये आयोजित हुआ और भारत की तरफ से गए हुए थे अपने विदेश मंत्री रॉक स्टार एस जयशंकर जी। एस जयशंकर जी वहां पर गए और उन्होंने एक और काम किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति का अनावरण किया। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि फिजी में हुए विश्व हिंदी सम्मेलन में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने किस महापुरुष की मूर्ति का अनावरण किया? तो आप बताएंगे सरदार पटेल। ऑप्शन में आपके महात्मा गांधी, सरदार पटेल और भी बहुत सारे ऐसे महापुरुषों के नाम होंगे, तो आप सरदार पटेल बताएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। चलो थीम क्या रखी थी इस बार? हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आगे देखते हैं, हाल ही में थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने? तो देखो थल सेना के नए उप प्रमुख एक बार फिर से चेंज हो गए हैं, अभी 8 महीने पहले ही चेंज हुए थे, फिर से चेंज हो गए हैं। बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल MB सुचेंद्र कुमार। ये किसकी जगह पर आए हैं? BS राजू की जगह पर आए हुए हैं। BS राजू इससे पहले थे और अब हो गए MB सुचेंद्र कुमार। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे फॉर द रेफरेंस। ये केवल 10 महीने तक, 8 क्या मैंने 8 बोल दिया शायद, 10 महीनों के लिए BS राजू थे और उनके बाद ये नियुक्त कर दिए गए हैं। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। आगे देखते हैं, भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? धर्म गार्जियन का भी चौथा संस्करण हुआ। ये होता है भारत और जापान के बीच में। धर्म गार्जियन ये एक दोस्तों थल सेना का अभ्यास है, यानी मिलिट्री का अपना एक्सरसाइज है। एक अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको वीर गार्जियन बताया था। वीर गार्जियन जो था वो वायुसेना का था, और वो भी हुआ भारत और जापान के बीच में। तो वीर गार्जियन वायुसेना का, ये हालांकि पहली बार था, फर्स्ट इसका एडिशन था। और धर्म गार्जियन थल सेना का। चलो नौसेना का भी पता है? बिल्कुल पता है, होता है ना जिमेक्स होता है ना, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। मैरीटाइम बोले तो समुद्री, तो समुद्री होगा तो मतलब नौसेना का ही तो हुआ। तो जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज ये नौसेना के बीच में होता है, भारत और जापान के। ये तीनों आप याद रखेंगे। फिलहाल यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, और ये आयोजित हुआ 17 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगा, यानी अभी भी ये चल ही रहा है।
शिगा प्रांत कैंप इमाजू में जापान में यह हुआ। ठीक, आगे देखते हैं। हाल ही में यूट्यूब के नए सीईओ कौन बनाए गए? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सालों के बाद फाइनली सुजान वाजुकी ने दे दिया है अपना मतलब कि इस्तीफा, और इन्होंने निजी कारण बताए हैं इसके पीछे। इनका नाम पढ़ने में तकलीफ होती थी, लेकिन अब वो तकलीफ दूर हो जाएगी। इनकी जगह पर भारतीय मूल के आ गए हैं नील मोहन, ये होंगे यूट्यूब के नए सीईओ। नील मोहन ये रहे और सुजान वासुकी ये रही। ठीक है, तो ये 9 साल से ज्यादा का समय ये बिताई सीईओ के रूप में वहां पर। फिलहाल यूट्यूब के बारे में अगर बात करें, 2005 में स्थापित हुआ था, मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और संस्थापक जावेद करीम हैं, और चार्ल्स हर्ले स्टीवन चेन ये दोनों के साथ मिलकर के भी स्थापित किए थे। पेरेंट कंपनी है गूगल, यानी कि गूगल ही यूट्यूब को खरीद लिया हुआ है। कुछ और कंपनियां जहां पर भारतीय सीईओ हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, हल्के मत लेना, ये पेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो हैं सत्या नडेला, भारतीय मूल के। गूगल और अल्फाबेट के जो सीईओ हैं वो हैं सुंदर पिचाई, भारतीय मूल के। एडोबी के जो सीईओ हैं शांतनु नारायण, ये भी हैं भारतीय मूल के। आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा, भारतीय मूल के। और यूट्यूब के सीईओ अब भारतीय मूल के नील मोहन। एक बीच में आए थे पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ बनकर, लेकिन एलन मस्क आ गए और उनको हटा दिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में झींगा मेला शुरू हुआ? तो झींगा मेला दोस्तों अभी पंजाब में आयोजित हुआ है। पंजाब जो है ये झींगा मछलियों के प्रोडक्शन या कहें उसकी खेती को लेकर के बहुत ज्यादा अवेयर हो रहा है और वहां को उसको बढ़ावा दे रहा है। तो इसको लेकर के वहां पर अवेयरनेस फैलाने के लिए या प्रमोट करने के लिए झींगा मेला झींगा फेयर एक आयोजित किया गया है। कब? 17 फरवरी को मुक्तसर जिले के एनाखेड़ा गांव में। 2016-17 से ही पंजाब सरकार लगी हुई है वहां के किसानों को झींगा की खेती करने के लिए प्रमोट करने के लिए, ठीक है, प्रोत्साहित करने के लिए। भारत आज के टाइम पर झींगा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। झींगा एक मछली का टाइप होता है, ठीक है, जो लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं खाने में। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज और झींगा मछली से है, तो प्याज का भी अगर पूछा जाए तब भी गुलाबी क्रांति कहते हैं, झींगा मछली का उत्पादन भी गुलाबी क्रांति कहलाता है। अगला पंजाब के बारे में थोड़ा सा ऐसे देख लो। वैसे मैंने राज्यों का गठन कैसे कैसे कब कब हुआ है इसको बता रखा है एक वीडियो बना करके प्रॉपर तरीके से। जिन लोगों ने नहीं देखा है वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो है। और यहाँ पर आप पंजाब के बारे में जान लिए हो, तो अब आगे बढ़ते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने, देखो वीकली में और मंथली में मैं क्यों नहीं बताता हूँ, क्योंकि वीकली मंथली में अगर मैं राज्यों के बारे में बताने लगूंगा ना तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी चली जाएगी और उसका कोई फायदा नहीं होगा। डेली करंट अफेयर में आओ, आपको भर भर की नॉलेज दी जाती है। 10 क्वेश्चन को 22 से 25 मिनट में एक्सप्लेन करके बताया जाता है, ठीक है। तो आप आओ कभी डेली करंट अफेयर देखो। जो लोग वीकली और मंथली देखते हैं केवल उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। केंद्रीय मंत्री ने फिजी में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। अभी मैंने आपको बताया एस जयशंकर साहब ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया, फिजी में गए हुए थे वहां पर विश्व हिंदी सम्मेलन के अवसर पर। तो वहां की राजधानी सुवा में जहां पर यह आयोजित हुआ 17 फरवरी को इन्होंने किया है। अगला, हाल ही में किस मंत्रालय ने एम पासपोर्ट पुलिस ऐप लॉन्च किया? एम पासपोर्ट पुलिस ऐप लॉन्च किया है दोस्तों अभी विदेश मंत्रालय ने। विदेश मंत्रालय ने जो पासपोर्ट बनाने में दिक्कत तकलीफ आया करती थी पुलिस वेरिफिकेशन में, सबसे ज्यादा टाइम इसी में लगता था, 15 दिन से ज्यादा लग जाया करता था, तो वो पुलिस वेरिफिकेशन और पूरा कंप्लीट प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों में हो सकेगा इस एप्लीकेशन के जरिए। एम पासपोर्ट पुलिस ऐप के जरिए पुलिस वेरिफिकेशन बहुत ही फटाफट हो जाएगा और आप लोग अगर पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो मात्र 5 दिनों में बनवा सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। भारतीय वायुसेना ने जैमर प्रूफ संचार के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म विकसित किया? तो भारतीय वायुसेना ने अभी वायुलिंक नाम से एक प्लेटफॉर्म विकसित किया है जो जैमर प्रूफ संचार करने का दावा करता है। जैमर प्रूफ, जैमर क्या होता है? जैमर होता है एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को, आसपास के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को जैम कर देता है, जिससे कम्युनिकेशन बाधित हो जाता है। तो यहां पर इंडियन एयरफोर्स ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर लिया है वायुलिंक नाम से, जिससे जो जैमर होगा उसको ये पास कर देगा, यानी जैमर को ये ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो अब इससे फायदा क्या होगा? देखो होता बहुत चीज है। इंडियन एयरफोर्स में जो जहाजें उड़ रही हैं या जो फाइटर प्लेन्स उड़ रहे हैं, तो देखो उसमें क्या होता है, कभी कभी जब जैमर कोई लगा दिया, मान लो सिग्नल लॉस हो गया, तो ऐसे में कम्युनिकेशन टूट जाता है बेस स्टेशन से और वो वायुयान जो है वो क्रैश हो सकता है, ठीक है। अपने जो बिपिन रावत जी गए सीडीएस थे, उनके साथ ऐसे ही हुआ था, उनके हेलीकॉप्टर के साथ कम्युनिकेशन टूट गया था, ठीक है। अब चाहे कोई जैमर लगाया हो चाहे मौसम ही था,
जो भी था वो लोग तो बताएंगे नहीं खुल करके कि क्या हुआ मामला, क्योंकि भाई बहुत सारा कम सेंटिमेंट जुड़ा होता है पब्लिक का। फिलहाल यहाँ पर जो चीजें हुई, अब ये इंडियन एयरफोर्स ने बना लिया है वायुलिंक अपना, तो अब कोई दिक्कत है नहीं। अब वायुलिंक के सहारे बेस स्टेशन से हमेशा अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन बना रहेगा। ये खराब मौसम से भी निपटेगा और जैमर जो होगा उससे भी निपट लेगा। आगे देखते हैं, किस कंपनी ने पेशेवर रचनाकारों के लिए सफायर रैपिड्स प्रोसेसर लॉन्च किया? तो इंटेल ने इसे लॉन्च किया है। ये पेशेवर रचनाकारों के लिए है, जो जो डिजाइनर्स होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, जो आर्किटेक्चर बनाते हैं, वो सब होते हैं, उनके लिए ये प्रोसेसर होगा, सफायर रैपिड्स नाम से प्रोसेसर। इंटेल ने इसे लॉन्च किया हुआ है। यहाँ पर आप बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल देख पाओगे, इंटेल लॉन्चेस न्यू जियोन वर्क स्टेशन प्रोसेसर फॉर प्रोफेशनल क्रिएटर्स। तो ये नाम दिया गया है जियोन W3400 और जियोन W2400, लेकिन इसका कोड नाम है सफायर रैपिड्स। इंटेल की स्थापना दोस्तों 1968 में हुई थी। सबसे पहला प्रोसेसर इसी ने ही बनाया था, ठीक है, 1968 में। कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है और ओमर इसराक इसके अध्यक्ष हैं, सीईओ हैं पैट गिलसिंगर। अगला, हाल ही में किसने रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता? तो रणजी ट्रॉफी जीत लिया है दोस्तों सौराष्ट्र ने। सौराष्ट्र की टीम ने दूसरी बार ये खिताब जीता है। सौराष्ट्र ने पश्चिम बंगाल की टीम को, या कहें बंगाल की टीम को हरा करके ये खिताब जीता हुआ है, रणजी ट्रॉफी। ठीक है, रणजी ट्रॉफी भारत का घरेलू टूर्नामेंट है और सबसे बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है घरेलू में। सबसे पुराना भी माना जाता है ऑफकोर्स, क्योंकि 1934-35 में इसकी स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश ने पिछला वाला जीता था संस्करण, इस बार सौराष्ट्र ने जीता है। प्लेयर ऑफ द मैच सहदेव नाटकर चुने गए हैं। ठीक है, अच्छा, पिछली बार इसने जीता था 2018-19 में और अब की बार इसका दूसरा खिताब था। रणजी ट्रॉफी अगर पूछा जाए किसके नाम पर रखा गया, तो एक थे क्रिकेटर रंजीत सिंह जी, जो कि भारत में घरेलू टूर्नामेंट में सबसे पहले कैप्टन थे, तो उन्हें रणजी भी कहा जाता था प्यार से, और इसी वजह से उन्हीं के नाम पर रणजी ट्रॉफी शुरू किया गया। ठीक, आगे देखते हैं, यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए दोस्तों आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना एक एक्टर हैं, आप जानते हैं इनको। तो इनको भारत में जो चिल्ड्रंस के अधिकार हैं, उनकी आवाज बुलंद करने के लिए बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। तो बच्चों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए ये ऑलरेडी रह ही चुके थे, 2020 में इनको बनाया ही गया था, और अभी इनको बच्चों के अधिकारों को, आवाज को उठाने के लिए एक बार फिर से बनाया गया है यूनिसेफ का। यूनिसेफ के बारे में अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड इसका होता है फुल फॉर्म। ठीक है, अगला, उज्बेकिस्तान के बीच कहां पर अभ्यास दस्तलीक हुआ? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, तो ये हुआ उत्तराखंड में। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ये आयोजित हुआ है दस्तलीक नाम से अभ्यास। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, ये चौथा था ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। 21 फरवरी से शुरू हुआ है, 5 मार्च तक चल रहा है। ये भारत की तरफ से 14वीं बटालियन गढ़वाल राइफल्स गई है हिस्सा लेने। अगला, हाल ही में भारतीय मूल के किस इंजीनियर ने नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता? ये अवार्ड जीत लिया है दोस्तों किसने? कार्तिक सुब्रमण्यम ने। ये भारतीय मूल के इंजीनियर हैं और इन्होंने एक तस्वीर खींची थी, ये फोटो खींची थी, और इस फोटो को डांस ऑफ द ईगल लिखा था शायद, हाँ, डांसेस ऑफ द ईगल ये टाइटल दिया था, और इसी टाइटल के साथ इन्होंने एक्सप्लेन किया इस फोटो को, और ये अवार्ड जीत ले गए पिक्चर्स ऑफ द ईयर का। नेशनल जियोग्राफिक्स का ये अवार्ड है पिक्चर ऑफ द ईयर, जिसके तहत ये जीत चुके हैं अवार्ड। ठीक है, और फोटो ऑफ द ईयर भी वही पिक्चर ऑफ द ईयर या फोटो ऑफ द ईयर जो भी कहो, इनको मिला है कार्तिक सुब्रमण्यम को। अगला, नीति आयोग के चौथे सीईओ कौन बने? तो नीति आयोग के दोस्तों नए सीईओ बन गए हैं BBR सुब्रमण्यम। नीति आयोग जब स्थापित हुआ 2015 में, तो पहले सीईओ बनाए गए थे सिंधु श्री खुल्लर, दूसरे बनाए गए अमिताभ कांत, तीसरे बनाए गए परमेश्वरन अय्यर, और चौथे नंबर के बनाए गए हैं BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, तो अब इनका भी नाम आप याद रखेंगे। वैसे नीति आयोग के अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं, नरेंद्र मोदी जी अध्यक्ष हुए, और उपाध्यक्ष जो होता है वही सब काम देखता है, सर्वे सर्वा होता है। उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? सुमन के बेरी। कौन है? सुमन के बेरी। आगे देखते हैं, बाकी चीजें यहाँ पर आप देख पाओगे, आर्टिकल्स यहाँ पर है और डिटेल्स यहाँ पर है। ठीक है, आगे देखते हैं, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। इस बार बेस्ट फिल्म चुना गया है द कश्मीर फाइल्स, और फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है RRR को। ठीक है, यहां पर देखो, ये है बहुत इंटरेस्टिंग लिस्ट।
इस लिस्ट में देखिए आप, बेस्ट फिल्म तो चुना गया है द कश्मीर फाइल को, फिल्म ऑफ द ईयर RRR को, बेस्ट एक्टर चुना गया है रणबीर कपूर को ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया है आलिया भट्ट को गंगूबाई का खटियावाड़ी के लिए, और क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर वरुण धवन, क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस विद्या बालन को, बेस्ट डायरेक्टर पूछा जाएगा आर बाल्की को दिया गया है, याद रखिएगा। मोस्ट वर्साटाइल एक्टर ये अनुपम खेर चुने गए हैं। टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर अनुपमा चुनी गई है। क्लियर। बेस्ट वेब सीरीज रुद्र को चुना गया है। अब एक जरूरी बात, ये तो है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार। क्या ये सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत के सिनेमा का? नहीं। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो होता है, ये फिल्म पुरस्कार समारोह होता है। जो भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो होता है दादा साहब फाल्के अवार्ड। केवल और केवल दादा साहब फाल्के अवार्ड पूछा जाए तब आप बताएंगे भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड है। और 2022 के लिए किसे दिया गया? 2022 के लिए आशा पारेख को दिया गया। कौन से नंबर का था? 52वां था। 52वां आशा पारेख को दिया गया। 51वां रजनीकांत को मिला, 50वां मिला अमिताभ बच्चन को और 49वां मिला विनोद खन्ना को। क्लियर, याद रखेंगे। वैसे 52वां ही आपसे पूछा जाएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में खजुराहो नृत्य महोत्सव शुरू हुआ? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य महोत्सव शुरू हुआ। खजुराहो के मंदिर जो हैं ये मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। उन्हीं मंदिरों में ये खजुराहो नृत्य महोत्सव मनाए जाते हैं। इसका 49वां संस्करण है। दोस्तों खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच का माना जाता है और कहा जाता है चंदेल के राजाओं ने बनाए थे। खजुराहो मंदिरों में बहुत सारे मंदिर हैं। खजुराहो नाम की एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहां पर मंदिर है। ठीक है, और उन मंदिरों को 950 ईस्वी में चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाना शुरू किया गया था। क्लियर। आगे देखते हैं, इस फिल्म ने बाफ्टा अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता। तो बाफ्टा अवार्ड की भी घोषणा हो चुकी है। बाफ्टा बोले तो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड। इसमें बेस्ट फिल्म चुनी गई है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ठीक है, यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल बाफ्टा अवार्ड की, और ये रही लिस्ट विनर्स की। बेस्ट फिल्म तो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट चुना गया। इसी ने सबसे ज्यादा अवार्ड जीते हैं। टोटल 7 अवार्ड इसने जीते हैं, जिसमें बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी शामिल है। लीडिंग एक्ट्रेस का अवार्ड केट ब्लैंचेट ने जीता है। लीडिंग एक्टर का अवार्ड ऑस्टिन बटलर ने जीता है। बेस्ट डायरेक्टर एडवर्ड बर्जर ने ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट के लिए जीता है। क्लियर। बाफ्टा अवार्ड ये ब्रिटेन में दिया जाता है। ऑस्कर अवार्ड अमेरिका में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के अवार्ड भारत में दिया जाता है। ठीक है, और गोल्डन ग्लोब अवार्ड ये भी अमेरिका में दिया जाता है। चलिए अगला, हाल में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में देश की पहली फ्रोजन लेक मैराथन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये लद्दाख में आयोजित हुई देश की पहली फ्रोजन लेक मैराथन थी और दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित ये फ्रोजन लेक मैराथन की वजह से वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है। यहां पर आप देख पाओगे पेंगोंग त्सो लेक जहां पर यह आयोजित हुआ, लद्दाख रजिस्टर एज ए वर्ल्ड रिकॉर्ड फ्रोजन लेक मैराथन इन द गिनीज बुक। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। इसकी थीम रखी गई थी द लास्ट रन। वैसे 20 फरवरी को यह रेस आयोजित हुई थी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत और इसने नया रिकॉर्ड बना दिया है। क्लियर। अगला, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली का निधन हो गया? तो ओपी कोहली ये थे दोस्तों गुजरात के पूर्व राज्यपाल और बीजेपी लीडर थे और इनका निधन हो गया है। ओपी कोहली जब ये राज्यपाल थे दोस्तों, तो उस टाइम पर ऐसा एक दौर आया जब इनको मध्य प्रदेश और गोवा का भी थोड़े समय के लिए संभालना पड़ा था चार्ज। तो एक बार देखा जाए तो एक प्रकार से मध्य प्रदेश और गोवा के भी राज्यपाल हुए। गुजरात के फिलहाल ये परमानेंट थे। ये 2014 से 2019 तक रहे, 19वें नंबर के राज्यपाल थे और दिल्ली में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। प्रमुख शिक्षाविद थे, एपीबीपी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक जरूरी सूचना देना चाहूंगा। देखिए, अगर आप सीएचएसएल और एमटीएस की तैयारी कर रहे हो सीरियसली, और सीएचएसएल में तो अभी टाइम नहीं बचा है अब, लेकिन एमटीएस की अगर आप प्रॉपर तैयारी कर रहे हो तो एमटीएस के लिए आपके लिए ये बैच है, जीएस का ये बैच है। देखो जीएस में ही प्रॉब्लम होती है ज्यादातर, और मैक्सिमम मैथ रीजनिंग वगैरह तो कवर हो जाते हैं, जीएस में लोगों को दिक्कत होती है। इस वजह से जीएस स्पेशल बैच आपके लिए लाया गया था। तो ये एमटीएस स्पेशल था, एमटीएस और सीएचएसएल दोनों में काम आने वाला था। सीएचएसएल वाले स्टूडेंट ने बहुत सारे लोगों ने इसको ज्वाइन किया। एमटीएस के लिए अभी भी लाइव है, और अभी अगर आप इसे परचेज करते हो तो कूपन कोड यूज कीजिएगा होली80, आपको 80% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। होली का ऑफर स्टार्ट हो चुका है, तो आप इसका अभी फायदा उठाइए। 80%
छूट पर, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर ये आपको मिल जाएगा कोर्स। इसमें आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर मिलेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सब कुछ मिलेगा ही, फिजिक्स क्लास, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये भी मिलेगा, 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे और प्रीवियस ईयर सेट मिलेंगे, मंथली ई बुक आपको फ्री में दी जाएगी, और ये सब इतने कम दाम में, मतलब बहुत ही नाम मात्र की प्राइस पर आपको ये मिलेगा। तो अभी जाइए इसे ज्वाइन कीजिए इस बैच को। आपको एमजेटी ऐप जाकर के इंस्टॉल करना है और एमजेटी ऐप पर ही आपको ये मिल जाएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर भी मिल जाएगा, वहां से भी आप संपर्क कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर कौन बना? तो वो बन गया है दोस्तों एडिडास। एडिडास टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर होगा। किट जो होता है ना, किट में क्या क्या होता है, इसमें बैट होता है, पैड होता है, ठीक है, ग्लव्स होते हैं, ये सभी को जो कंपनी स्पॉन्सर करती है उसे कहते हैं किट स्पॉन्सर, ठीक है। तो ये किट स्पॉन्सर बन गई है एडिडास। और इससे पहले कौन थी? इससे पहले अभी कुछ महीनों के लिए था किलर जीन्स, जो किलर क्लोथिंग लिमिटेड है वो था। उससे पहले एमपीएल था, लेकिन एमपीएल बीच में छोड़कर चला गया था। फिलहाल अब एडिडास है, ठीक है। बीसीसीआई ने ये डील फाइनल करी हुई है। बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी है वर्तमान में। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश में 800 अरब डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की गई? तो मुकाब की घोषणा की गई है सऊदी अरब के द्वारा। ये 800 बिलियन डॉलर का एक मेगा प्रोजेक्ट है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, न्यू मुरब्बा डेवलपमेंट कंपनीज 800 मिलियन मेगा प्रोजेक्ट विल ट्रांसफॉर्म रियाद। ये रियाद में, या रियाद जो कि राजधानी है सऊदी अरब की, उसको ट्रांसफॉर्म करेगा, बिल्कुल एक फ्यूचरिस्टिक सिटी बनाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये न्यू मुरब्बा नाम से एक हाईटेक सिटी बनेगी और इसके लिए मुकाब प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। मुकाब नाम की यहाँ पर एक बिल्डिंग भी बनेगी जिसकी ऊंचाई 400 मीटर होगी और ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक होगी। तो सऊदी अरेबिया ने ये अनाउंस किया है। प्रोजेक्ट मुकाब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 800 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे, हाल ही में 2023 अर्जेंटीना ओपन का खिताब किसने जीता? इसको जीत लिया है कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज दोस्तों ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। स्पेन के ही हैं एक और खिलाड़ी, स्टार खिलाड़ी राफेल नडाल, इनका भी नाम आप याद रखेंगे। फिलहाल कार्लोस अल्कराज जो है, और अब तो आप जान ही गए होंगे कि टेनिस से संबंधित हैं ये, तो टेनिस का ये टूर्नामेंट था अर्जेंटीना ओपन, जिसको इन्होंने जीत लिया है कार्लोस अल्कराज। इन्होंने कैमरॉन नोरी को हरा करके ये जीता हुआ है, ठीक है। अच्छा, कार्लोस अल्कराज ने ही यूएस ओपन भी जीता था। यूएस ओपन जो अभी हुआ 2022 में ना, 2022 में पिछले साल वाला, उसको जीता था। मियामी ओपन भी और मैड्रिड ओपन भी इन्होंने पिछले साल जीता था, ठीक। अगर पूछा जाए टेनिस में, टेबल टेनिस अलग गेम है, टेनिस में अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम कौन जीता है, तो आप बताएंगे इस टाइम तो सर दो हो गए हैं। एक तो राफेल नडाल ये 22 जीते हुए थे, अब इनकी बराबरी कर दी है नोवाक जोकोविच ने, क्योंकि नोवाक जोकोविच जो है, इन्होंने ही तो इस साल भी जीत लिया है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और इस वजह से 22 इनके भी हो गए, तो टोटल 22 ग्रैंड स्लैम के साथ ये दोनों टॉप पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में कहां पर ओला, उबर और रैपिडो की बाइक टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया? तो ये बैन लगाया गया है दिल्ली में। देखो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये बाइक टैक्सी की बात हो रही है। जो ओला, उबर और रैपिडो की जो ऑटो सर्विस है, जो ऑटो टैक्सी वगैरह है, या बाकी जो सर्विसेज हैं इनकी टैक्सी, वो चलेंगी। केवल बाइक टैक्सी पर इन्होंने बैन लगाया हुआ है, मतलब दिल्ली में ये नहीं चलेंगी, ठीक है। अच्छा, ये किस नियम के तहत ये किए हैं, ये डिसीजन लिए हैं? तो इन्होंने बताया है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 का उल्लंघन कर रहे थे, इसको लेकर के इनको बैन किया गया है, ठीक। अगर ऐसा उल्लंघन होता है इस आदेश का, तो फिर 5,000 रुपए का जुर्माना पहली बार, अगली बार 10,000 रुपए का जुर्माना और कारावास भी होगा, ठीक है। आगे, टाटा ग्रुप ने कब तक के लिए महिला प्रीमियर लीग का शीर्षक प्रायोजन अधिकार प्राप्त किया? तो यानी कि विमेन प्रीमियर लीग जो शुरू होने जा रहा है, डब्ल्यूपीएल होगा, जैसे आईपीएल होता है ना इंडियन प्रीमियर लीग, वैसे ही महिलाओं का डब्ल्यूपीएल होगा। तो डब्ल्यूपीएल जो होगा उसका भी स्पॉन्सर जो है, टाइटल स्पॉन्सर, यहाँ पर देखो टाइटल स्पॉन्सर है। अभी मैंने कुछ देर पहले किट स्पॉन्सर की बात की। किट स्पॉन्सर जो किट का स्पॉन्सर करे, टाइटल स्पॉन्सर जो टाइटल के पहले लगता है, ठीक है, टाइटल के पहले। जैसे टाटा आईपीएल आप सुनते थे ना, तो टाटा आईपीएल सुनते थे, अब टाटा डब्ल्यूपीएल भी आप सुनोगे, टाटा डब्ल्यूपीएल सुनोगे। तो डब्ल्यूपीएल की भी टाटा ही पा गया है टाइटल स्पॉन्सरशिप। इसने 2027 तक के लिए ये शीर्षक प्रयोजन का अधिकार या कहें राइट्स प्राप्त कर लिया है। तो टाटा ही आईपीएल को भी कर रहा है, हालांकि आईपीएल का
इस बार का इनका आखिरी होगा, 2 सालों के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट था और अगली बार फिर से बिड आएगी तो फिर से जो भी बोली लगेगी, अगर फिर से अगर ये जीत जाते हैं तो फिर पा जाएंगे टाटा ये आईपीएल का। लेकिन डब्ल्यूपीएल का फिलहाल 2027 तक यही रहेंगे स्पॉन्सर, ठीक है ना। तो टाटा ग्रुप गेट्स टाइटल राइट फॉर द वीमेंस प्रीमियर लीग, आपके सामने आर्टिकल। अच्छा, सबसे महंगी खिलाड़ी के बारे में मैंने आपको बताया था, स्मृति मंधाना इस सीजन की सबसे महंगी खिलाड़ी, वीमेन खिलाड़ी चुनी गई हैं, ठीक है। 3.5 करोड़ के 3.25 करोड़ के आसपास में शायद उनको खरीदा गया है, ठीक है। और 18.5 करोड़ के साथ सबसे महंगे पुरुष खिलाड़ी यानी कि आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं सैम करन। तो सैम करन और स्मृति मंधाना दोनों का नाम आप याद रखेंगे, दोनों महंगे महंगे खिलाड़ी हैं इस सीजन के, ठीक है ना। और स्मृति मंधाना को बेंगलुरु ने आरसीबी ने खरीदा है और इनको खरीदा है पंजाब किंग्स ने, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस क्षेत्र के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट अमा क्रूस एआई लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया है अभी हाल ही में कृषि मंत्रालय के द्वारा। देखो, अमा क्रूस एआई बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रूस कृषि से लिया गया है, तो अमा क्रूस एआई। और देखो, अमा से मैंने आपको याद करवाया था बहुत सारी योजनाएं, ठीक है। तो अमा जहां पर लगता था तो क्या बताता था मैं कि उड़ीसा, आप याद रखिएगा उड़ीसा। आपके सामने वाईएसआर लिखा दिख जाए कोई योजना, वाईएसआर, ठीक है, तो वाईएसआर समझिएगा कि ये आंध्र प्रदेश की योजना है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी है, तो आंध्र प्रदेश हो गया। और उड़ीसा में एक और आपको ट्रिक बताया गया था, मो भी अगर दिख जाए, मो, तो मो का भी मतलब वहां पर आप समझिएगा उड़ीसा की ही योजना है। ये सब कुछ आप अगर छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी अगर ध्यान में रखोगे ना, तो आराम से आपको, अगर नहीं भी पता रहेगा किसी योजना के बारे में, तब भी आप गेस कर ले जा सकते हो। तो अमा क्रूस एआई ये लॉन्च किया गया है उड़ीसा में अभी, ठीक है। तो ये कृषि क्षेत्र के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है। चैटबॉट मतलब समझ रहे हो ना, कि आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी करना है, तो आप उनको उससे मदद ले सकते हो, जो मशीन होती है, ठीक है। मतलब आप उसके पास कुछ लिख करके भेजोगे हाय, तो उधर से आएगा हेलो। आप पूछोगे कि ये खाद कौन सी डालनी चाहिए, तो वो बताएगा कौन सी डालनी चाहिए। ये होता है, ठीक है, चैटबॉट समझ रहे हो आप। मतलब कोई व्यक्ति वहां पर नहीं होता है, कोई जो मशीन के अंदर जो एल्गोरिदम फिट किया दिया गया रहता है, प्रोग्राम फिट किया गया रहता है, उसी हिसाब से वो आंसर्स करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू समझ करके, ठीक। आगे देखते हैं। संसद रत्न पुरस्कार 2023 में कुल 13 सांसदों को नॉमिनेट किया गया है। इसमें लोकसभा के कितने सांसद हैं? तो देखो, संसद रत्न पुरस्कार इस बार 13 सांसदों को मिला, जिसमें 8 लोकसभा से हैं, 5 जो हैं ये राज्यसभा से हैं, 5 राज्यसभा से हैं और 8 जो हैं ये लोकसभा से हैं। 8 5 हो गए 13, तो 13 सांसदों को इस बार संसद रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। संसद रत्न पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों 2010 से हुई थी, जब सबसे पहले ये प्रस्ताव, मतलब ये आइडिया दिया था भारत के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। उन्होंने कहा संसदों को भी वही सम्मानित करना चाहिए जो अच्छा काम करे, तो इससे मोटिवेशन भी मिलेगा। और ये हुआ भी, देखो हर साल तब से दिया जाने लगा 2010 के बाद से, ठीक है। तो फिलहाल ये देखो, लोकसभा के ये 8 सांसद हैं, विद्युत बरन महतो, सुकांत मजूमदार, कुलदीप राय शर्मा, हीना विजय कुमार गावित, अधीर रंजन चौधरी, गोपाल चिन्नैया शेट्टी, सुधीर गुप्ता, डॉक्टर अमोल राम सिंह कोल्हे। राज्यसभा की अगर बात करें तो जॉन ब्रिटास, श्रीमती फौजिया तहसीन अहमद खान, मनोज कुमार झा, श्रीमती छाया वर्मा, विशंबर प्रसाद निषाद, ये है, ठीक है। में क्षेत्रीय भाषा मलयालम का में फैसला सुनाने वाला पहला हाईकोर्ट कौन बना? तो वो बन गया है केरल हाईकोर्ट। डेली करंट अफेयर अगर आप देखते होगे तो बहुत सारी चीजें आपको रिलेट करके बताया गया था। देखो, ये केरल हाईकोर्ट ना, ये पहला पेपरलेस हाईकोर्ट भी है, फर्स्ट पेपरलेस हाईकोर्ट ऑफ इंडिया है, ये हाईकोर्ट ऑफ इंडिया है फर्स्ट, ठीक है। इसके अलावा ये पहला क्षेत्रीय भाषा में, रीजनल लैंग्वेज में, मलयालम में ये फैसला प्रकाशित करने वाला भी पहला हाईकोर्ट है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहला, चलो यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा है, तो आप बताएंगे गुजरात हाईकोर्ट है, गुजरात हाईकोर्ट, ठीक है। यहाँ पर आप सारी चीजें देख पाओगे। चीफ जस्टिस मणिकुमार और जस्टिस साजी पी चली की एक पीठ के द्वारा मलयालम में, अभी मलयालम हाईकोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है, ठीक। आगे, हाल ही में किस मेट्रो ने यात्रियों के लिए भारत का पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप लॉन्च करने की घोषणा की? तो ये अनाउंसमेंट किया है दिल्ली मेट्रो ने, डीएमआरसी ने, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन ने ये अनाउंस किया है कि अब जो है ये पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप लॉन्च करेगा। और इसके तहत होगा ये कि लोग मेट्रो में बैठे बैठे ही शॉपिंग कर सकेंगे, और वो जो प्रोडक्ट जिसकी शॉपिंग करेंगे, वो अगर उतरेंगे मेट्रो स्टेशन पर, तो वहीं पर वो प्रोडक्ट उनको मिल जाएगा, वहीं से तुरंत डिलीवरी भी हो जाएगी, ठीक है। ये बड़ा एक नया और यूनिक कॉन्सेप्ट है। मतलब आप जैसे सफर कर रहे हो, आपको जाना है जैसे कि राजीव चौक जाना है, तो राजीव चौक जाना है तो वहां पहुंचने से पहले आप वहीं पर शॉपिंग कर लो,
परचेज कर लो, पेमेंट कर दो, सब कुछ कर दो और जैसे ही पहुंचोगे राजी चौक में उतर के जा करके सामान ले लो उसको, ठीक है, डिलीवरी हो जाएगी वहीं पर तुरंत। चलो आगे। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा एक चीज और, मेट्रो के बारे में वैसे मैं आपको बहुत बार बता ही चुका हूँ, एक बार थोड़ा सा क्विकली तेजी से रिवीजन कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे नए स्टूडेंट आते हैं। देखो मेट्रो की शुरुआत भारत में हुई थी 1984 में, 1984 में कोलकाता में पहली बार मेट्रो चलाई गई, ठीक है, और कोलकाता में ही हुगली नदी में बन रहा है अंडर वाटर मेट्रो, 2023 के अंत तक ये चल जाएगा। तो याद रखिएगा कि हुगली नदी में अंडर वाटर मेट्रो चलेगी, जो कि भारत की देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो होगी। दूसरी मेट्रो शुरू हुई थी 2002 में दिल्ली में, दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 2002 में हुई। और दिल्ली मेट्रो से दो क्वेश्चन आप याद रखेंगे, एक तो ये देखो भारत का पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप, और दूसरा आप याद रखोगे भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो यहीं पर चलाई गई, ड्राइवरलेस मेट्रो, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेज से अगर पूछा जाए सैनिटाइज किए जाने वाले कोच को पहला मेट्रो कौन बना, तो लखनऊ मेट्रो बनी। लखनऊ मेट्रो की शुरुआत 2016 में हुई थी, अखिलेश यादव ने की थी, ठीक है। अगर उसके बाद पूछा जाए कि सबसे गहराई पर मेट्रो स्टेशन कहाँ पर है, तो आप बताएंगे पुणे मेट्रो स्टेशन है, ठीक है, पुणे मेट्रो स्टेशन सबसे गहराई पे है। अभी तक दिल्ली में था लेकिन अब रिकॉर्ड पुणे के पास चला गया है। क्यूआर कोड बेस पर टिकट सुविधा वाला, तो आप बताएंगे कानपुर मेट्रो, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे ई श्रीधरन को, ई श्रीधरन को ये मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को कहां पर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इनको बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सम्मानित किया गया है। ये कहां सम्मानित किए गए वो कम इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को मिला है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कहां मिला इनको, इनको मिला है ढाका में, और वहां की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उन्होंने इनको ऑनर किया है, ठीक है। तो ये 21 फरवरी को दिया गया जब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, तो एक दिन तो यहीं से आप इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बना सकते हैं। आगे, मोहिनीअट्टम को पुनर्जीवित करने वाली आयरन लेडी डॉक्टर कनक रेले का निधन हो गया। इन्हें कौन सा प्रसिद्ध पुरस्कार दिया जा चुका था, तो देखो डॉक्टर कनक रेले बहुत ही महान नृत्यांगना थी, ठीक है, मोहिनीअट्टम की। मोहिनीअट्टम केरल का एक शास्त्रीय नृत्य होता है, याद रखिएगा। तो इनका अभी निधन हुआ है। इनको दोस्तों पद्म भूषण, पद्मश्री, कालिदास ये सभी सम्मान मिल चुके थे। यहाँ पर आप आर्टिकल देख लीजिए, इनसे रिलेटेड है, डॉक्टर कनक रेले द आयरन लेडी हु रिवाइव्ड मोहिनीअट्टम पासेज अवे इन मुंबई, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से होता है मोहिनीअट्टम नृत्य, जो नृत्यांगनाएं जो होती हैं वो करती हैं, और ये एक शास्त्रीय नृत्य है। तो पद्म भूषण, पद्मश्री, कालिदास, संगीत नाटक अकादमी और भी बहुत सारे पुरस्कार इनको मिल चुके थे। इन्होंने नालंदा डांस रिसर्च सेंटर और नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की भी स्थापना करी थी। अगला है, हाल ही में मास्टर कार्ड के किस पूर्व सीईओ को अमेरिकी राष्ट्रपति ने वर्ल्ड बैंक का नेतृत्व करने के लिए नामित किया, तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया है अजय बंगा को। अजय बंगा जो है ये मास्टर कार्ड के पूर्व सीईओ रह चुके हैं, और ये भारतीय मूल के हैं। तो भारतीय मूल के हैं इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय मूल के व्यक्ति अब बनेंगे वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष। किसी जगह पर आएंगे, डेविड मलपास की जगह पर। डेविड मलपास अभी तक थे, अब उनकी जगह पर अजय बंगा होंगे वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष। डेविड मलपास ने 1 साल पहले ही अपना पद छोड़ दिया, यानी त्याग पत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया, ठीक है। आगे, हाल ही में मुंबई चर्च गेट स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई, तो ये नाम रखा जाएगा सीडी देशमुख जी के नाम पर। सीडी देशमुख अगर आपको याद हो आरबीआई के ये पहले भारतीय गवर्नर थे, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, ठीक है ना। अगर आरबीआई का पहला गवर्नर पूछा जाए तो आप बताएंगे ओसबॉर्न स्मिथ, लेकिन आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर तो आप सीडी देशमुख बताएंगे। ये पूर्व वित्त सचिव भी थे भारत के, और पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके थे। आरबीआई के ये पहले भारतीय गवर्नर थे। इनके सम्मान में इनके नाम पर मुंबई चर्च गेट स्टेशन का नाम बदला जाएगा, ठीक। आगे, हाल ही में किसने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता, इसको जीत लिया है दोस्तों इस बार के लिए सज्जन जिंदल ने। सज्जन जिंदल जेएसडब्ल्यू ग्रुप के हैं, ठीक है, जेएसडब्ल्यू ग्रुप के सज्जन जिंदल चेयरमैन है। इन्होंने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का टाइटल जीत लिया है। अभी और भी पुरस्कार जो दिए गए हैं उनको भी आप यहाँ पर देख पाओ, अलग अलग कैटेगरीज में बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं। लेकिन ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आप याद रखिएगा, केपी सिंह को मिला है डीएलएफ ग्रुप का, और एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड, ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप अलग अलग कैटेगरी में देख ही सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अच्छा अभी मैंने आपको बताया था बीएस बैंकर ऑफ द ईयर, ठीक है, अभी डेली करंट अफेयर में बताया गया था बैंकर ऑफ द ईयर। वो अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे एचडीएफसी के शशिधर जगदीशन को। शशिधर
जगदीशन को मिला है, जगदीशन, ठीक है। ये एचडीएफसी बैंक के ये एमडी और सीईओ हैं। यहाँ पर ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का है पुरस्कार, जो कि सज्जन जिंदल को मिला है। दोनों ही याद रखिएगा लिंक करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को कहां पर आईएलओ के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया? तो कैग जो है ना, अपने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के गिरीश चंद्र मुर्मू जी, ये आईएलओ के द्वारा बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में जिनेवा में नियुक्त किए गए हैं, ठीक है ना। यानी वहां पर आईएलओ को ये रिप्रेजेंट करेंगे एज ए कैग, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पर। तो ये भारत के कैग हैं, इनका नाम आप याद रखेंगे। 2024 से 2027 तक 4 साल के कार्यकाल के लिए इनको नियुक्त किया गया है। आईएलओ के बारे में अगर बात करें तो 1919 में स्थापना हुई थी, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और गिलबर्टो हैंगबो इसके नए और वर्तमान अध्यक्ष हैं, ठीक। आगे, हाल ही में मैन होल की सफाई करने के लिए रोबोटिक स्क्वेंजर का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो वो बन गया है केरल। रोबोटिक स्क्वेंजर ये लॉन्च किया है, जो मेन होल, सीवर, गटर, इन सब की सफाई करता है। ये एक रोबोट है, ठीक है। इस रोबोट को नाम दिया गया है बैंडीकूट, नाम याद रखिएगा, बैंडीकूट, ठीक है। तो ये रोबोट होगा और इसको केरल सरकार ने लॉन्च किया हुआ है। इसी से मिलती जुलती योजनाएं भी मैंने आपको बताई थी, और मैंने आपको बताया था कि एक आया था नमस्ते योजना, केंद्र सरकार की नमस्ते योजना, ठीक है, केंद्र सरकार की थी, सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करने वालों के लिए। एक मैंने आपको बताया था कि ये वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला पहला जिला बना था, पहला शहर बना था भारत का, आगरा उत्तर प्रदेश का शहर है, ठीक है। आगे ये देखिए, यहाँ पर लिखा तो गया है, दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री मुख्य सीवर कनेक्शन योजना भी लॉन्च की थी। अगला, हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड किसने जीता? इसको भी जीत लिया है आरआरआर ने। आरआरआर ने अभी हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड में 4 पुरस्कार जीते, जिसमें बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड शामिल था। ये लगातार अवार्ड जीत रही है और इसके बारे में मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ, ठीक है। इसने कई सारे अवार्ड जीते हैं, जैसे कि सबसे जो महत्वपूर्ण है वो तो गोल्डन ग्लोब है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में इसने जीता था, ठीक है, नाटू नाटू सॉन्ग के लिए। और अभी नाटू नाटू सॉन्ग ऑस्कर में भी चल रही है, ठीक है, देखना है कि वो जीतती है वहां पे कि नहीं। एस राजामौली के निर्देशन में बनी रामचरण तेजा और जूनियर एनटीआर जैसे एक्टर्स वाली ये फिल्म, इसने हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन में 4 पुरस्कार जीते हैं। एक तो बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का, दूसरा सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म का, तीसरा सर्वश्रेष्ठ एक्शन का, और चौथा सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का, यानी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का, ठीक है। तो 4 पुरस्कार इसने जीते हैं। आगे, हेज विद क्रिप्टो रिसर्च के अनुसार 2023 में क्रिप्टो को अपनाने वाला भारत कौन सा देश बना? तो वो बन गया है भारत 7वां देश, ठीक है। क्रिप्टो एडॉप्शन के मामले में भारत है 7वें स्थान पे, टॉप 10 कंट्री में है भारत। पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। क्रिप्टो कॉइन्स क्या होते हैं? जो ब्लॉकचेन आधारित कॉइन्स होते हैं, जो इंटरनेट मुद्रा होती है, जो आभासी या वर्चुअल करेंसी होती है, जिनको फिजिकली आप टच नहीं कर सकते हो। तो ऐसे चीजों को, ऐसी करेंसी को एडॉप्शन के मामले में, अडॉप्ट करने के मामले में भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ पर लिस्ट है टॉप 10 की, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ब्राजील, यूएई, हांगकांग, ताइवान और देन इंडिया, ठीक है। आगे ये सारी चीजें हैं, बाकी चीजें जो रिपोर्ट आई है उसमें। हाल ही में किस देश के राजकुमार जिग्मे वांगचुक देश के पहले डिजिटल नागरिक बने? तो भूटान के जो राजकुमार हैं जिग्मे वांगचुक, वो भूटान के पहले डिजिटल नागरिक बन गए हैं। एक्चुअल में हुआ क्या, जैसे अपने यहाँ आधार कार्ड चलता है ना, आधार कार्ड जिसमें पूरा वर्चुअल सारा डिटेल्स रहता है, डाटा रहता है, ऐसे ही वहां पर भूटान के राजा ने लॉन्च किया है, एक नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी नाम से लॉन्च किया है, भूटान नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी, तो BNDI कह सकते हो। तो वो लॉन्च किया है। अब उसमें पहला डाटा ये हुआ कि चलो सबसे पहला व्यक्ति किसी से चुना जाए, तो पहला डाटा इन्हीं का दिया गया। हालांकि ये है 7 साल के, और उसमें रूल ये है कि 8 साल से लेकर के ऊपर के जो भी नागरिक हैं उनका डाटा रखा जाएगा उसमें, ठीक है, उनका आधार कार्ड टाइप का वो बनवाया जाएगा, NDI। लेकिन ये 7 साल के हैं, लेकिन पहले व्यक्ति थे भाई, राजकुमार हैं, तो फिर थोड़ा तो आरक्षण मिलना चाहिए इनको भी। तो जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और रानी जेट्सपेमा, इनके उत्तराधिकारी के सबसे बड़े बेटे हैं ये, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, यूपीआई सिस्टम भारत ने बहुत सारे देशों को दिया। भारत का यूपीआई सिस्टम 11 से ज्यादा देश यूज कर रहे हैं, उनमें से भूटान भी एक शामिल है देश, ठीक है। भूटान, नेपाल, यूएई, लंदन, ये सभी यूज कर रहे हैं आज के टाइम पर। आगे बात करते हैं, हाल ही में विश्व पुस्तक मेला 2023 कहाँ शुरू हुआ? तो वर्ल्ड बुक फेयर ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। अभी कुछ दिन पहले जो मैंने आपको बताया था वो कोलकाता पुस्तक मेला था,
कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, ठीक है। वो जो कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला था वो कोलकाता में आयोजित किया गया और उसमें थीम कंट्री कौन थी? थीम कंट्री थी क्या? स्पेन। और स्पेन के बारे में भी मैंने आपको बताया कि एक हुआ स्पेन का मैड्रिड पुस्तक मेला, और मैड्रिड जो पुस्तक मेला होगा वो होगा 2025 में, और उसमें भारत को चुना जाएगा, भारत को चुना जाएगा थीम कंट्री, ठीक है ना। ये दोनों लोग आपस में कर रहे हैं, ठीक है, अदला बदली। ये भी ध्यान रखेंगे आप, लिंक करके अगर चीजों को पढ़ोगे बहुत अच्छे से याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं। ये 25 से 5 मार्च तक चला, 25 फरवरी से 5 मार्च, प्रगति मैदान नई दिल्ली में नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा ये आयोजित किया जाता है। और विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाते हैं। 23 अप्रैल को क्यों? क्योंकि विलियम शेक्सपियर का नाम आपने जरूर सुना होगा, ये अंग्रेजी के महान दार्शनिक भी थे, तो और कवि पोएट थे। इनकी पुण्यतिथि पर, जयंती मत बोल देना, पुण्यतिथि पर, ठीक है, पुण्यतिथि पर ये 23 अप्रैल होती है। और इस दिन यूनाइटेड नेशन के द्वारा यूनाइटेड नेशन इंग्लिश लैंग्वेज डे भी बनाया जाता है। अब और क्या क्या बताऊं, छोड़ो, ये विश्व पुस्तक दिवस आप याद रखिएगा, ठीक है, 23 अप्रैल को, और यूएन इंग्लिश डे भी। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत आ चुका है 42वें स्थान पर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में, आईपी इंडेक्स जिसे कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी आईपी इंडेक्स भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा आईपी इंडेक्स में हमेशा अमेरिका टॉप पर रहता है, ठीक है। उसके बाद दूसरे पर यूके रहता है, तीसरे पर चेंज होता रहता है, तीसरे पर फ्रांस इस बार है, ठीक है। भारत का स्थान 42वां इस बार है। तो आईपी इंडेक्स यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर बारिशु कन्नड़ दिमावा महोत्सव का उद्घाटन किया? तो पीएम मोदी ने नई दिल्ली में ये उद्घाटन किया। अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है, यहाँ पर जो लोग तुक्का लगाते हैं ना, वो बारिशु कन्नड़ देख करके कर्नाटक तुक्का लगाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा, हाँ माना कन्नड़ लैंग्वेज में है, लेकिन कन्नड़ लैंग्वेज को ऑल इंडिया प्रमोट करने के लिए दिल्ली में आयोजन किया गया है, ठीक है। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, पीएम मोदी टू इनॉग्रेट बारिशु कन्नड़ा डिम दिमावा कल्चर फेस्टिवल एट ताल कटोरा स्टेडियम इन दिल्ली। ताल कटोरा स्टेडियम कहां पर है? नई दिल्ली में है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ताल कटोरा स्टेडियम कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। तो 25 फरवरी को ये उद्घाटन किया एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण के तहत। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2015 को यह शुरू किया गया था एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना, और उसी योजना के तहत यहाँ पर भारत को एकता के एक सूत्र में पिरोने के लिए बारिशु कन्नड़ दिमावा महोत्सव आयोजित किया गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश के कोल जनजाति महाकुंभ का आयोजन किया गया। यह किसके जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाता है? कोल जनजाति महाकुंभ। ये कोल जनजाति महाकुंभ जो है, ये कोल जनजातियों को एक न्याय दिलाने या कहें कि एक उनको पहचान दिलाने के लिए आयोजित किया जाता है, और ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। सबरी माता के याद में उनकी जयंती के अवसर पर यह आयोजित किया जाता है। यहाँ पर आप देख पाओगे, यूनियन होम मिनिस्टर जो अपने गृह मंत्री है ना अमित शाह जी, ये गए हुए थे, एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन यानी कि सहकारिता सहभागिता मंत्रालय के भी ये मंत्रालय के मंत्री हैं अमित शाह जी। इन्होंने एड्रेस किया द कोल जनजाति महाकुंभ ऑर्गेनाइज ऑन द ओकेजन ऑफ सबरी माता जन्म जयंती एट सतना मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश के सतना में ये हुआ है सबरी माता का जन्म जयंती। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्रों में ये कोल जनजाति ज्यादा पाई जाती है। वैसे सबसे ज्यादा जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश में। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। कौन सी? गोंड, ठीक है, याद रखना, ये सब फैक्ट डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आगे, हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के लिए न्यूट्रल साइटेशन लॉन्च किया? तो न्यूट्रल साइटेशन लॉन्च किया है दोस्तों अभी हाल ही में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी ने। ये भारत के 50वें चीफ जस्टिस हैं, 50th CJI ऑफ इंडिया है ये, ठीक है ना। तो इन्होंने अभी न्यूट्रल साइटेशन लॉन्च किया। ये क्या होता है न्यूट्रल साइटेशन? न्यूट्रल साइटेशन दोस्तों ये होता है कि किसी भी फैसले को उसको उसके रीजनल लैंग्वेज में भी प्रकाशित किया जाए, ट्रांसलेट कराया जाए, और ये चीज प्रोसेस चल रहा है। और ऐसा माना जा रहा है ना कि अभी 30,000 से ज्यादा फैसले हैं, उन सभी फैसलों को ट्रांसलेट कराया जाएगा सबकी अलग अलग लैंग्वेज में। जैसे कोई गुजराती में फैसला आया है, कोई गुजरात पे दो अगर डिसीजन आया हुआ है तो गुजराती लैंग्वेज में वो कराया जाएगा, कोई मलयालम में है तो मलयालम में कराया जाएगा, हिंदी में हिंदी में कराया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते हैं इंग्लिश में, ठीक है।
इसके लिए मशीन लर्निंग टूल्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन वकीलों और जजों को भी जिम्मेदारियां दी गई हैं कि आप भी थोड़ा मोड़ा करेक्शन करो, कोई इधर का उधर ना अर्थ का अनर्थ ना निकल जाए उससे। ठीक है, आगे 24 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 4 साल हो गए हैं पूरे। अब पीएम मोदी ने इस योजना को कहां से लॉन्च किया था, ये आपको बताना है। पीएम मोदी ने ये योजना लॉन्च की थी गोरखपुर से। गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है और वहां से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी। ये वही योजना है जिसके तहत 6,000 रुपए वार्षिक रूप से दिए जाते हैं 3 किस्तों में किसानों को। ठीक है, तो ये बहुत ही चर्चित योजना है। इसके 4 साल हो चुके हैं पूरे 24 फरवरी को। तो जब 24 फरवरी 2004 को हो गया 2023 को हो गया 4 साल, तो मतलब ये शुरू कब हुआ था? 24 फरवरी 2019 को शुरू हुआ था। ठीक है, ये देखिए इसकी वेबसाइट पर है, पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर, इसको आप ध्यान रखिएगा। और गोरखपुर उत्तर प्रदेश शुरू हुआ था। वैसे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से कौन सी योजना शुरू हुई थी, आप मुझे बताएंगे क्या कमेंट करके? और थोड़ा सा और हिंट दे दूं, मई 2016 में वो योजना शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत करो ना। अच्छा, आप लोग की मेहनत से याद आया, मेहनत को आसान बनाने के लिए स्टैटिक जीके का मैं फोकस कर रहा हूँ कि आप लोग को कैसे ज्यादा से ज्यादा तैयार कराया जाए। इसके लिए मैंने 2 स्टेप्स उठाए हैं। एक तो फ्री स्टूडेंट के लिए फ्री वाला कंटेंट, एक थोड़ा बहुत अगर आप खर्च कर सकते हो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे, तो वो वाला भी ऑप्शन है। तो देखो, स्टैटिक जीके का 200 क्वेश्चन का फ्री पीडीएफ टेलीग्राम पर भेज दिया गया है स्टैटिक जीके का। तो आप जाकर के उसको पढ़ लेना वन लाइनर के रूप में। और जिनको टॉपिक बाय टॉपिक डिटेल में पढ़ना है और थोड़ा सा मतलब टॉपिक बाय टॉपिक भी रहे, चैप्टर बाय चैप्टर भी रहे, उसके बाद उसका प्रैक्टिस सेट भी रहे, मतलब पूरा पूरा ई बुक रहे, तो वो ई बुक अवेलेबल कराया गया है और वो आपको हमारे एमजेटी ऐप पर मिलेगा। आपको और सस्ते में मिल जाएगा, होली ऑफर में उसको ले डालो। ठीक है, उससे आपका स्टैटिक बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा और ये चीजें देखो करनी चाहिए आपको। आगे, हाल ही में महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? इसको जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने। महिला टी20 वर्ल्ड कप हो, ठीक है, विमेंस का कॉमनवेल्थ हो, ठीक है, ये जो भी हो ये सब ऑस्ट्रेलिया ही जीतता है। विमेंस टीम ऑस्ट्रेलिया की जबरदस्त है, उसका कोई तोड़ नहीं है। मतलब सब लोग पहुंचते हैं फाइनल में उससे खेलने के लिए, जैसे चेन्नई सुपर किंग में से खेलने के लिए नहीं पहुंचते सब लोग फाइनल में आईपीएल में, वैसे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, वो भी पीली जर्सी ये भी पीली जर्सी, तो यही जीतता है। तो अगर जीता विजेता पूछा जाए तो आप हमेशा आंखें बंद करके महिला का अगर है तो आप लगा देंगे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, भारत टीम की बात करें तो भारत बहुत पहले ही बाहर हो गई थी सेमीफाइनल से ही। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसने जीत लिया है। इसने 6वीं बार जीता है, ये भी एक रिकॉर्ड है, 6वीं बार इसने जीता हुआ है। 2010, 12, 14, 18 और 2020। ठीक है, उसके बाद 2023, 2022 में तो हुआ नहीं, 2023 में हुआ। तो दूसरी बार खिताबी हैट्रिक इसने लगाई है, यानी 3-3 का 3 बार एक बार लगातार जीता, एक हैट्रिक, फिर 3 बार एक बार लगातार जीता। केवल 2016 का नहीं जीती है बस। आगे, अफ्रीका में ये आयोजित हुआ था, ये भी ध्यान रखना। अगला, किस कंप्यूटर वैज्ञानिक ने 2023 मार्कोनी पुरस्कार जीता? ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको जीत लिया है हरि बाल कृष्णन ने। ये कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं और इन्हें 2023 का मिला है क्या? मार्कोनी पुरस्कार। मार्कोनी आप जानते हो ना, रेडियो की खोज करता थे और उनके नाम पे, उनके सम्मान में ये शुरू किया गया अवार्ड दिया जाना। तो मार्कोनी प्राइज दिया जाता है कंप्यूटर साइंटिस्ट को। ठीक है, तो इनको मिला है वायर एंड वायरलेस नेटवर्किंग, मोबाइल सेंसिंग और ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डेवलप करने में इनका योगदान जो रहा है, क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूशन, उसके लिए। आगे, भारत ने किस देश के साथ डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास किया? तो डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास भारत और यूएई के बीच में हुआ। किसके बीच में? भारत और यूएई के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भारत और यूएई के बीच में डेजर्ट फ्लैग का ये 8वां संस्करण था। ठीक है, कौन सा संस्करण? 8वां संस्करण था। इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ गया। इंडियन एयरफोर्स अभी जापान भी गई थी, जापान के एक अभ्यास में भाग लेने। वीर गार्जियन अभ्यास हुआ था। ठीक है, वीर गार्जियन, जैसे धर्म गार्जियन होता है ना, धर्म गार्जियन थल सेना का होता है भारत जापान का, और वीर गार्जियन अब शुरू हुआ है वायुसेना का, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये फिलहाल एलसीए तेजस भारत अपना भेजा हुआ है। एलसीए तेजस बनाया किसने है? एचएएल ने बनाया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। ये भी बता चुका हूँ आपको, बहुत ही छोटा, बहुत ही एक लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। तो यूएई में ये आयोजित हो रहा है। ठीक, आगे, हाल ही में निवेश के अवसरों पर चर्चा करने के लिए I2U2 उप मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी किसने की? इसकी भी मेजबानी यूएई ने की। I2U2 देखो, अगर आप डेली करंट अफेयर देखते होगे ना, तब आपको पूरा का पूरा मलाई मिल रही होगी। और अगर आप मंथली देखोगे तो हाँ, रिवीजन के लिए तो बहुत अच्छा है, सही है, अच्छी बात है। लेकिन मैं यही कहूंगा, रिकमेंड करूंगा, अगर आप चाहते हो मतलब करंट अफेयर में अगर आपको पारंगत होना है तो आप डेली करंट अफेयर को फॉलो करो।
डेली करंट अफेयर में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताता हूँ बहुत ज्यादा डिटेल के साथ, और रिवीजन भी खूब जमकर करवाता हूँ, तो आपको वो चीजें तैयार रहेंगी। डेली करंट अफेयर की अगर आदत डालोगे, 20 से 22 मिनट की वीडियो होती है रोजाना की, आप उसको जरूर देखा करो, ठीक है। तो I2U2 फिलहाल, I2U2 की मैंने आपको बताया था, आई से होता है इसराइल, आई से होता है इंडिया, और यू से होता है यूएई, और यू से होता है यूएसए। तो ये 4 देशों का एक नया ग्रुप है, और इसकी उप मंत्री स्तर की बैठक की पहली मेजबानी हुई है यूएई में, ठीक है। अभी नया नया ग्रुप बना हुआ है, तो यूएई ही होस्ट कर रहा है इस बार, ठीक है। और ये देखिए सारी चीजें हैं यहाँ पर। भारत की तरफ से दम्मू रवि गए हुए हैं। आगे, किस राज्य ने सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीता? तो इस बार सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीत लिया है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश की टीम विनर रही है। यहाँ पर आप देखोगे, मध्य प्रदेश विंस सीनियर विमेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2023। इसने महाराष्ट्र को 5-1 से हरा करके जीता है। झारखंड तीसरे पोजीशन पर रहा। प्लेयर ऑफ द मैच करिश्मा यादव, और बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट प्रतिभा आर्या को चुना गया है। अगला और आखिरी क्वेश्चन, हाल ही में जर्मनी ने भारत के साथ 5.2 अरब डॉलर में कितनी पनडुब्बियों के लिए समझौता किया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है दोस्तों। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज ये आए हुए थे भारत में, भारत यात्रा किए, और उसमें इन्होंने भारत के साथ एक डील साइन करी है, जिसके तहत जर्मनी भारत के लिए बनाएगा 6 परमाणु पनडुब्बियां, यानी न्यूक्लियर सबमरीन्स, जो कि 5.2 बिलियन डॉलर में होगा, ठीक है। ये डील साइन हुई है। भारत के पास 16 पारंपरिक पनडुब्बियों में से 11 जो हैं ये 20 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं, इसलिए भारत चाह रहा है थोड़ा सा नई नई पनडुब्बियां आ जाएं एडवांस टेक्नोलॉजी की। तो इसके लिए जर्मनी के साथ इस बार समझौता किया है। अलाफ स्कॉल्स 25-26 फरवरी को भारत यात्रा किए थे, ठीक है। तो 2 स्वदेशी परमाणु संचालित पनडुब्बियां अभी वर्तमान में है भारत के पास, INS अरिहंत, INS अरिघाट, जो अरिहंत ही सीरीज का ही है एक हिसाब से, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर वाली है, ठीक है, न्यूक्लियर वाली पनडुब्बियां हैं। तो ये तो थे दोस्तों इस महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जाइए फटाक से इसकी PDF और क्विज भी सॉल्व कर लीजिए। यहाँ तक देखते आए हुए हो तो डेफिनेटली पसंद नहीं आई है। तो आप जब एक बार क्विज भी सॉल्व कर लोगे तो और मजा आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद PDF रिवीजन के लिए आप पढ़ सकते हो, डिटेल PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी MZT ऐप पर। इसको इंस्टॉल करके रखो, सभी महीने की PDF वगैरह सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा।